नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज का एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, वो खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हां, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेट कर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं क्या है आज के एजेंडा में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम इस आयोजन के दौरान परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर और कोरोना महामारी के मद्देनजर एनजीटी आज देश भर में पटाखों पर प्रतिबंध मामले में सुनाएगा अपना फैसला। कई राज्य पहले ही पटाखों पर लगा चुके हैं प्रतिबंध। बॉम्बे उच्च न्यायालय आज रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनाएगा फैसला। अर्नब ने 2018 के एक आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए न्यायालय से मांगी है अग्रिम जमानत। और भारत सफलतापूर्वक लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ जंग। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 92.56%, वहीं मृत्यु दर गिरकर हुई 1.48%। बीते 24 घंटों में देश भर में 48,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। और आइए सबसे पहले एजेंडे की बात कर लेते हैं और बात करते हैं वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 614 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। तो वाराणसी को विकास की सौगात मिलेगी और जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उन पर अगर हम बात करें तो उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण 2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं। तो वाराणसी को मिलने वाली है एक बड़ी सौगात। आज आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, काशी के कुछ वार्डों का पुनर्विकास, बनियाबाग में पार्क के पुनर्विकास के साथ पार्किंग सुविधा, गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बहुउद्देशीय हॉल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा इस वक्त। अरुण, जैसे कि हम जानते हैं कि वाराणसी में लगातार विकास और मूलभूत जरूरतों पर काम जारी है और इसी कड़ी में एक और तोहफा आज वाराणसी को मिलने जा रहा है। क्या क्या है ये परियोजनाएं और किस तरह से सीधा लाभ इनका मिलेगा जनता को? बिल्कुल जया, आप इसे यूं समझ सकते हैं कि एक सांसद की ओर से अपने संसदीय क्षेत्र वासियों को एक बहुत बड़ा दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। यानी कि 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो दिवाली की सौगात है वाराणसी वालों को मिलने जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि वाराणसी एक हेरिटेज सिटी है, कल्चरली रिच सिटी है और फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं उनके फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक वाराणसी मानी जाती है। तो किस तरह से इसको टूरिस्ट मैप यानी कि जो फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभारेगा, नंबर 1।
और आज की जितनी परियोजनाएं हैं वो जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी शहर का, उसको बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं वो है दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट। इनके रीडेवलपमेंट को लेकर के आज जो प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, ये घाटों के सौंदर्यीकरण को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि घाटों का ब्यूटिफिकेशन और घाटों का रीडेवलपमेंट ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख एजेंडा में सदा। जब वो वाराणसी के सांसद के तौर पर भी चुने गए थे, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि घाटों का सौंदर्यीकरण होगा, घाटों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। चाहे बिहार में ले लीजिए, बिहार में रिवर फ्रंट्स को बनाना, गुजरात के रिवर फ्रंट का एग्जांपल ले लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी उनका गुजरात में रिवर फ्रंट को बनाना, और वाराणसी में देखिए जिससे घाट का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। दूसरा, जो पूरी वाराणसी सिटी को लाइट एंड साउंड शो मिलने जा रहा है कि वाराणसी सिटी के अंदर लाइटिंग्स को लगाया जाएगा, और जो सारनाथ के अंदर लाइट एंड साउंड शो की जो शुरुआत की जा रही है, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जया, जो हॉस्पिटल है यानी कि आप समझिए कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, उसकी बेडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी उसको अपग्रेड करना, अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मुहैया कराना, इससे जो वाराणसी वालों को एक बेहतर हेल्थ सुविधा मिल सके, इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो एक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे काफी हद तक बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। जया, बिल्कुल अरुण, हम कह सकते हैं ये भी खबरें आ रही कि अब सारनाथ में गूंजेगी अमिताभ बच्चन की आवाज, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो तमाम परियोजनाएं हैं, ये कोरोना काल के लॉकडाउन की जो बंदिशें रही उसमें ये योजनाएं पूरी की गई हैं, और छोटी छोटी चीजें जिस तरह से हम कह सकते हैं एक आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं की बात करते हैं, जो पूरे शहर में जो बदलाव है वो हम महसूस कर सकते हैं, चाहे बिजली के तारों को अंदर करना हो जमीन के अंदर, या फिर साफ सफाई की बात हो, या पीडीएस का जो चरण 2 की शुरुआत प्रधानमंत्री आज करने जा रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये भी। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसमें उन जो माइग्रेंट लेबर है उनको रोजगार दिया गया था, जो वापस अपने घर। नवीद कुमार गुप्ता ने भी लाइक किया है। उस लिहाज से काफी हो जाता है जहाँ तक इस योजना की बात की जाए, क्योंकि इसके तहत जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया गया है। आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो संपूर्ण आनंद जो स्टेडियम है जो वाराणसी के अंदर, वहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को बनाया जा रहा है, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो खेलने आते हैं वहाँ पे खेलते हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं, तो एक तरह से वहाँ पे एक हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये स्पोर्ट्स पर्सन को भी काफी बढ़ावा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऑल इन ऑल आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जो विभिन्न फॉरेन डिग्निटरीज हमने देखा था पास्ट में वाराणसी में आ चुके हैं, चाहे आप तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के ले लीजिए, शिंजो आबे की बात कर लीजिए, या फिर आप इमैनुअल मैक्रोन की बात कर लीजिए, और फॉरेन डिग्निटरीज जितने भी हैं वो वाराणसी आ चुके हैं। तो वाराणसी ग्लोबली काफी फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है दुनिया भर के अंदर। तो ऐसे में आज जब इन 600 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं की जब शुरुआत होगी या फिर शिलान्यास होगा, तो वाराणसी को एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत ही बढ़ावा मिलने जा रहा है, और जो टूरिस्ट है वो पे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ईज ऑफ लिविंग है वाराणसी वालों को, वो मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वाराणसी को एक बार फिर सौगात मिलने जा रही है, और जिस तरह का बदलाव पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है, जमीनी तौर पर हम वो उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं, वहाँ रहने वाले उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, जो हजारों की तादाद में पर्यटन वहाँ पहुँचते हैं, लोग वहाँ पहुँचते हैं, उस बदलाव को और विकास को महसूस कर पा रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं। आज के अगले एजेंडे की बात करें तो इस साल प्रदूषण के साथ कोविड-19 के कहर के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आज देश भर में पटाखों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा। एनजीटी में बीते गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सुनवाई हुई थी। बाद में एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों ने पटाखों पर पहले से ही बैन लगा रखा है। दिल्ली एनसीआर में हर साल इन महीनों में प्रदूषण का मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के साथ ही दीपावली पर चलने वाले पटाखों को माना जाता है। और दिल्ली एनसीआर में आसमान के धुएं के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आसमान में सुबह शाम धुंध की चादर छाने लगी है। कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में, जबकि कुछ इलाकों में वायु का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 484, मुंडका में 470, ओखला फेज 2 में 465 और वजीरपुर में 468 दर्ज किया गया। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अनिल पुनिया। अनिल, हर साल ये स्थिति आती है और हर साल अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
इस वक्त क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो दम घोंटू होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो हवा भी साफ हमें दिख रही है कि स्मॉग किस तरह से गिरफ्त कर चुका है राजधानी दिल्ली को। क्या कुछ आज उम्मीद की जा सकती है एनजीटी के फैसले से? देखिए जय, इसमें एनजीटी में हर साल ये याचिकाएं आती हैं और अब तक जो पिछले साल तक, इस बार चूंकि कोविड है इसलिए पूरे देश का ये मामला आया है कि पटाखों पर बैन लगाया जाए, ऐसी एक मांग की गई है। लेकिन हर साल करीब 6 राज्यों में ये सुनवाई होती है और उन राज्यों को बार बार कहा जाता है कि आप जो पाली जलाने का मामला है या दूसरे प्रदूषण के कारण है, कंस्ट्रक्शंस के काम हैं, उनको आप नियंत्रित कीजिए। लेकिन समस्या क्या आती है कि इस बार तो पटाखों पर आज जजमेंट आना है, वो उसमें 2 तर्क दिए जा रहे हैं। एक तो पोल्यूशन और कोविड की वजह से, दूसरा ये कहा जा रहा है पटाखे जो विक्रेता हैं उनका ये कहना है कि हर साल अकस्मात ये बैन लगाने की बात उठती है, या तो हमें पहले से गाइडलाइन बनाई जाए या हमें बताया जाए कि अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर आज फैसला आना है। लेकिन अगर इसे हम विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली में, अगर एजेंसी दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली सरकार है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, दिल्ली का प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, ये तमाम तरह की एजेंसियां हैं। उसके बाद फिर राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, आसपास के राज्य हैं। क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन दिखाई देता है, जिससे आवाज़ उठती है और जो टीवी की सुर्खियां बनती हैं, वो एक दिल्ली तक सीमित नहीं है, वो आसपास के राज्यों से और आसपास के जो कारण है उसकी वजह से भी बढ़ता है। और दूसरा मौसम का, जब सर्दी का मौसम आता है तो डेंसिटी की वजह से पार्टिकल्स जो है एनवायरनमेंट में छा जाते हैं, जिस वजह से ये सारा का सारा दिवाली के आसपास का मामला होता है। अब देखना होगा कि एनजीटी पटाखों पर रोक लगाती है पूरे देश भर में या नहीं। दिल्ली पहले ही 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो राज्य हैं उनके बीच में तालमेल की काफ़ी कमी रहती है। पिछले साल एनजीटी में मेरे सामने की बात है कि अदालत को 6 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को इन पर्सन बुलाना पड़ा। और ताज्जुब की बात यह है, 1 साल पहले का दिया जजमेंट चीफ सेक्रेटरीज ने 6 स्टेटों के पढ़ा तक नहीं था। तो जो तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं अभाव है। और दूसरा जो पर्यावरण के कारण होते हैं, वो कहीं कंस्ट्रक्शंस होता है, कहीं व्हीकल होते हैं, कहीं पटाखे भी होते हैं, कहीं पराली जलाने के कारण होते हैं, और कुछ एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो कि डेंसिटी बिल्कुल अनिल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से जो हम देख रहे हैं। आप जिस बात में जिक्र कर रहे हैं कि तालमेल का बहुत ही यहाँ पर समन्वय नहीं है, तालमेल की कमी है, और यहाँ पर सांस लेने की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, और उसके बाद भी इस तरह का रवैया सामने आ रहा है विभिन्न एजेंसियों की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आपने कहा दिल्ली ने पहले बैन कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार यहाँ पे कह रही है कि भाई हम पटाखे बैन नहीं करेंगे क्योंकि पटाखों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पराली का एक मुद्दा है जो अभी भी छाया हुआ है। किस तरह से आप ये जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम जो फैक्टर्स हैं, वो इस फैसले को प्रभावित करेंगे? और अगर बैन होता है तो कितना उसका असर दिखेगा, कितनी सख्ती होगी प्रशासन से, कैसे उसको कार्यान्वयन किया जाएगा, उसको अमल किया जाएगा उस बैन पर? देखिए, पटाखे की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि जो ग्रीन पटाखे छुड़ाए जाएंगे और सामूहिक स्थानों पर छोड़े जा सकते हैं, और समय निर्धारित किया था 2 घंटे या 3 घंटे, इसके बाद नहीं चलाए जाएंगे, इसके पहले नहीं चलाए जाएंगे। इसमें दरअसल में इशू ये नहीं है कि पटाखे ही मात्र इसका एक कंट्रीब्यूशन है इसमें प्रदूषण में। जहाँ तक आपने बात कही कि एनजीटी अगर रोक लगाता है, तो एनजीटी के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इसकी बात को मानना पड़ेगा। और अगर किसी को फिर भी कोई शिकायत है तो कोई भी राज्य हो या विक्रेता हो, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के मामले में देखने में ये आता है कि एनजीटी जो फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तायद करता है और उसमें कोई तब्दीली आती नहीं है। और ये सबसे जुड़ा हुआ मामला है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, एनजीटी बार बार कहता है ये किसी निजी मामला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का, पूरी समाज का और लोगों का और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का। और इस बार तो चूंकि कोविड भी है, तो सबसे बड़ी ये एक सहयोगी हो जाता है पोल्यूशन। तो उसके देखते हुए एनजीटी क्या फैसला सुनाता है, तो अभी 1 घंटे के बाद फैसला सुनाएगा पटाखों पे। लेकिन पटाखे ही केवल, जो दूसरा पक्ष है उसका कहना यह है कि केवल पटाखों का प्रतिशत, जैसा कि पंजाब की दलील थी कि मामूली होता है और बहुत सारे कारण हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि एनजीटी आज पटाखों पर क्या फैसला सुनाता है। बिल्कुल, अगर वो जानते हैं कि और भी बहुत सारे कारण हैं तो वो खुद क्यों नहीं सुधार करते। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पुनिया, आपसे फिलहाल इतनी ही बात कर पाएंगे, आगे आपसे और संपर्क करते रहेंगे। तो आज एनजीटी का एक बड़ा फैसला आ सकता है प्रदूषण को लेकर, पटाखों के बैन को लेकर और भी तमाम मुद्दों के साथ।
और बढ़ते हैं हमारे आज के अगले एजेंडा के बारे में और बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। जी हां, बॉम्बे उच्च न्यायालय आज रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य की तरफ से दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। मुंबई पुलिस ने अर्नब को एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट में बीते शनिवार को इस मामले में दिन भर चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्निक की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब और 2 अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि आरोपी चाहें तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अब इस मामले में पीठ आज अपना फैसला सुनाएगी। अर्नब गोस्वामी और अन्य 2 को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां द्वारा की गई कथित आत्महत्या से संबंधित मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। अर्नब गोस्वामी को फिलहाल तालोजा जेल में रखा गया है। हमारे साथ योगेश शीतल इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से। योगेश, तो न्यायिक हिरासत में है अर्नब, क्या कुछ आज उम्मीद की जा सकती है, क्या उन्हें राहत मिलेगी? देखिए, 2 तरह के मामले आज जो हैं वो हैं। अगर अर्नब गोस्वामी को लेकर अगर देखें तो पहला रिवीजन पिटीशन जो है उस पर अलीबाग सेशंस कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा, क्योंकि पुलिस को जब कस्टडी नहीं मिली थी, 4 तारीख को जब गिरफ्तारी हुई थी और जब पुलिस को कस्टडी नहीं मिली थी, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, तो पुलिस ने एक रिवीजन फाइल किया था अलीगढ़ सेशंस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि पुलिस कस्टडी की आवश्यकता है। तो उसमें आज फैसला आना संभावित है। दूसरा, जहां तक बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात है, तो जो हैबियस कॉर्पस की प्ली उन्होंने रिट फाइल की थी बॉम्बे उच्च न्यायालय में, जिसमें कहा गया था कि पूरा मामला ही जो है गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है और जो है ये कानून सम्मत नहीं है। तो जो हैबियस कॉर्पस की 3 दिनों तक आर्गूमेंट चली थी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिनों तक लगातार आर्गूमेंट चला था। उसके बाद जो डिवीजन बेंच है, जो खंडपीठ है, उसने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि आज वो फैसला आ सकता है। तो कुल मिलाकर 2 फैसले जो है उस पर संभावनाएं आ सकता है। इसके अलावा जो और भी मामले जो अर्नब गोस्वामी से जुड़े हुए हैं, उसकी सुनवाई जो है ये छुट्टी जो अभी जो लीव चल रही है इसके बाद सुनाई जाएगी। इसमें एक TRP स्कैम का मामला है और दूसरा मामला जो है ये इस पूरी सुसाइड केस का है, जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसमें कि नाइक फैमिली जो है उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो केस है उसको गलत तरीके से बंद किया गया, जिसके बाद जो स्टेट है, जो पुलिस है, उनको नोटिस दिया गया है, जिनमें उनको अपना रिप्लाई फाइल करना है कि क्या हुआ। अब तक अगर मेजर आर्गूमेंट्स की बात करें, हालांकि केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही साधारण सा केस है, लेकिन मेजर आर्गूमेंट जो है अर्नब गोस्वामी की तरफ से यही दिया गया है। हरीश सॉल्वे जो कि सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने मेजर आर्गूमेंट्स ये दिया है कि जो मामला है इसको गलत तरीके से खोला गया है, पुलिस सो मोटो नहीं खोल सकती है, चाहे वो गृह मंत्री का ही बयान क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा ये कहा गया है कि अगर ये जो आरोप है वो सुसाइड का अगर वो सही भी है, फिर भी जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का अबेटमेंट टू सुसाइड का जो केस है वो धारा इस पे नहीं लगेगी। साथ में जो एक कॉमन जो है इंटेंशन की बात जो धारा लगाई गई है वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि जो 3 आरोपी हैं, तीनों अलग अलग आरोपी हैं और एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। वहीं दूसरी तरफ जो अमित देसाई हैं, जो कि सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो मामला है, चूंकि वो जुडिशियल ऑर्डर है, जो पुलिस कस्टडी में भेजने का या जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर जुडिशियल है, इसीलिए उसको चैलेंज अभी हाईकोर्ट में नहीं किया जा सकता, उसके लिए सेशंस कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट है। तो कुल मिलाकर आज देखना होगा कि अगर बॉम्बे उच्च न्यायालय अगर फैसला सुनाता है तो क्या सुनाता है, और अगर रिवीजन पिटीशन पे सेशंस कोर्ट का फैसला आता है अलीबाग में तो वो क्या फैसला आता है। बिल्कुल योगेश, केस किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो हम देख रहे हैं, आज क्या कुछ होता है उसका इंतजार रहेगा, लेकिन काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं लगातार। अर्नब गोस्वामी अलीबाग से तलोजा जेल भी भेजे गए हैं, क्या कुछ चल रही है हलचल उसको लेकर, और साथ ही साथ जो बात हो रही है कि उनको रिलीज की बात हो रही है उसको लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से, जब हम बात करें अर्नब के पक्ष से, क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही? देखिए, जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है तो कोविड-19 के तहत कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सिविक बॉडी है, चाहे वो जेल अथॉरिटी है, उसी के तहत जो है अब कभी गिरफ्तारी होती है तो पहले उनको कोविड सेंटर में रखा जाता है, फिर टेस्टिंग के बाद जो है वो उनको जेल को सुपुर्द किया जाता है। तो उनकी टेस्टिंग का कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, जिसके बाद उनको तलोजा जेल जो है वो शिफ्ट किया गया। हालांकि यह भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे थे, इसके कारण ऐसा किया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक उनकी तरफ से प्रतिक्रिया की बात है तो
देखिए एक प्राइवेट चैनल को उन्होंने जो कहा है, जो बयान दिया, उसमें यही कहा है कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि पुलिस ने इस बात को सिरे से खारिज किया है। जो पुलिस अथॉरिटी है उसका ये कहना है, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है अर्णव गोस्वामी की तरफ से आया है, जहां तक रिलीज की बात है, तो देखिए रिलीज अगर आज जो है, अगर आज बेल मिल जाता है, जिसकी हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली संभावना जताने वाली बात है। अगर उनको सेशंस कोर्ट से जो उनके खिलाफ, पहले तो जुडिशियल कस्टडी वाली बात है, अगर उनको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी क्या मिलती है वो वहां पे देखना होगा। दूसरी बात, अगर कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस की प्ली को एक्सेप्ट किया, उनके जो दलील दी गई, उन दलील को अगर कोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो डिवीजन बेंच है वो उसका स्वीकारती है और केस को जो है रफा दफा करती है, या फिर केस को इलीगल जो अरेस्ट है उसको इलीगल अरेस्ट करार देती है, तो कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी के लिए जो है रास्ता आसान हो जाएगा और फिर उनके निकलने की संभावना बन जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं आज अर्णव गोस्वामी को राहत मिलती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे अगले एजेंडा की बात कर लेते हैं और बात करते हैं भारत में कोरोना की स्थिति की। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कई कीर्तिमान हासिल किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में रिकवरी रेट 92.56% हो गया है, तो वहीं कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है, जो अब 1.48% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 89,17,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 48,405 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। तो कोरोना से अब तक 79,17,373 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में 7,745 नए केस मिले हैं, वहीं 77 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत की सफलता में नए मुकाम जुड़ते जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से देश में कोरोना की समग्र पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक्स चार्ट के जरिए कोविड-19 के खिलाफ भारत की इस सफलता को रेखांकित किया है। चार्ट के मुताबिक 19 अक्टूबर को देश में समग्र पॉजिटिविटी दर 7.94% दर्ज की गई थी, जो कि 25 अक्टूबर को 7.67% रही। 2 नवंबर को 7.43% ये रही पॉजिटिविटी दर और 8 नवंबर को गिरकर 7.23% दर्ज की गई। यही नहीं, हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। और कोरोना को मात देने के लिए देश में ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 11,85,72,192 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,35,401 सैंपल कल टेस्ट किए गए। नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है, लगातार हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है क्या वजह इसकी हो रही है? लोगों के बीच जो लापरवाही लोग लगातार बढ़ रहे हैं, तो वही, और साथ ही साथ जिस तरह से हम कह रहे हैं कि जो हमारी टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रिकॉर्ड संख्या में टेस्टिंग की जा रही है, क्या लगता है ये भी एक कारण हो सकता है? निश्चित तौर पे जया, पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ रही है, और जो फर्टिलिटी रेट है, अगर हम मृत्यु दर की बात करें, वो भी कम हो रही है, 1.48% है। लेकिन निश्चित तौर पे चिंता का विषय दिल्ली एनसीआर में जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो पहले से अनुमान था, जो एक्सपर्ट थे उनके अनुसार की जाड़े के मौसम में और ये त्योहार के मौसम में केस बढ़ेगा, और वो उसी तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम बीते 4-5 दिन की बात करें तो 6,000-7,000 के एवरेज केस आ रहा है और तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जो एकदम चिंता की बात है। अभी स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जो एलजी हैं या फिर स्वास्थ्य मंत्री है और तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्होंने बात किया था और केंद्र की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए थे। और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 5-6 राज्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, खासतौर पे जो केरल है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इन राज्यों के साथ अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे से लेकर के एक बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की वहां के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक होगी, और उस बैठक में इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है
उसको राज्यों की तरफ से लागू किया जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। कारण ये है कि लोग अब चूंकि लॉकडाउन खुल गया है, इकोनॉमी एक तरह से खुल चुकी है और आवागमन बढ़ गया है, तो ऐसे में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जो हैंड हाइजीन का है उसका भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। और यही वजह है कि केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पे इन राज्यों में और दिल्ली के अंदर। ऐसे में जरूरी है कि लोग घर से जब भी निकले तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम ये जो संक्रमण के दर है उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, जब हम ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की रणनीति की बात करते हैं तो इसमें ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वजह है कि हम मृत्यु दर को कम रखने में कामयाब हो रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कुछ राज्यों में, तो ऐसे राज्यों में अगर हम उपचार की बात करें तो हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति है? किस तरह से वो सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो तमाम पॉजिटिव लोग हैं उन्हें उपचार मिले? देखिए, जो केस बढ़ने का कारण सीधे सीधे आ रहा है कि आपका जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, चाहे हम हो या आप हो या कोई हो। अगर फेस्टिवल के सीजन में हम देख रहे हैं कि दशहरा है, आने वाले दिनों में दीपावली है, उसके बाद छठ है, बिहार में बहुत धूमधाम से दिल्ली में, बिहार में और बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा आगे क्रिसमस आने वाला है, उसके बाद ये आपका जाड़े का मौसम है, पॉल्यूशन है। इस वजह से केसेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। कारण क्योंकि लोग जब एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे, खासतौर पर मास्क पहन के नहीं रखेंगे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो 6 फीट की दूरी है, 2 गज की दूरी है, उसका पालन नहीं करेंगे और हाथ का चाहे वो सैनिटाइजर से हो या साबुन से, जब भी कोई स्पर्श करे, कोई फर्श हो या कुछ भी हैंडल हो या गेट हो या किसी भी सरफेस को आप टच करते हैं तो उसको जरूर हाथ धोएं, ये जरूरी है। और जब तक इसका पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण का खतरा रहेगा। अगर कोई आदमी संक्रमित है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो, अगर उसको कोई लक्षण दिखे तो वो तुरंत टेस्ट कराए। और केंद्र की तरफ से राज्यों को ये बोला गया है कि जो भी आदमी संक्रमित है उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे के अंदर टेस्ट करके उसको क्वारंटाइन करना है। और ये बहुत स्ट्रिक्टली राज्यों से बोला गया कि इसका पालन करें। बिल्कुल नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हम रिकॉर्ड टेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं देश में और इसी वजह से जो मृत्यु दर है वो भी कम हो रही है। जो ट्रैक टेस्ट और ट्रीट की रणनीति है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है और कहीं ना कहीं, लेकिन जो यहाँ पर कई केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं कुछ राज्यों में, उसका कारण यही बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। जी हाँ, त्योहारी मौसम है, आप सभी लोग खरीदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन कृपया एक बार फिर आपसे लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, 2 गज दूरी बनाए रखें और मास्क अप इंडिया कैंपेन से जरूर जुड़ें। जी हाँ, डीडी न्यूज़ की विशेष अभियान है, विशेष मुहिम है मास्क अप इंडिया कैंपेन, जिसमें आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो सही ढंग से मास्क जरूर पहनें। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज के एजेंडा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।